नमस्कार, मैं डॉक्टर एजाज हुसैन एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेक्चर लेकर। आज हमारा विषय होगा कश्मीर के इतिहास का भाग 3। इससे पहले मैं कश्मीर के इतिहास पर 2 वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। यदि अभी तक आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद इस तीसरे वीडियो को आप देखने का प्रयास करें ताकि चीजें आपको सरलता पूर्वक समझ में आ जाए। आज हम उन 2 वीडियो लेक्चर के आगे की बात करेंगे, यानी कि पहले वीडियो में हमने कश्मीर के प्रमुख राजवंशों की बात की थी, वह दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने भारत व पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर हुए संघर्ष की कहानी बताई थी, जिसमें हमने देखा था कि कश्मीर का मुद्दा फाइनली यूएनओ में पहुंच जाता है। वह भारत व पाकिस्तान के मध्य एक रेखा खींच दी जाती है जिसको एलओसी कहते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम आज अपने कश्मीर के इतिहास के भाग 3 की शुरुआत करते हैं। कश्मीर के इतिहास का भाग 3 अब हम प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप धारा 370 व 35A को भी आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि आपको पता था कि 1 जनवरी 1949 को भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम हो जाता है व एलओसी खींच दी जाती है। तब तक जम्मू कश्मीर की सियासत में केंद्र में आ चुके थे शेख अब्दुल्ला और राजा हरि सिंह थोड़े पिछड़ गए थे। शेख अब्दुल्ला के साथ एक तो कश्मीर की जनता व दूसरी तरफ नेहरू का उनको विशेष समर्थन। इस प्रकार शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति के प्रमुख बन गए और उन्होंने एक बात को पकड़ लिया और वो बात थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की 2 नवंबर 1947 को की गई घोषणा कि जम्मू कश्मीर में जब हालात सामान्य होंगे तो हम जनमत संग्रह कराएंगे। इस बात को शेख अब्दुल्ला ने पकड़ लिया। वह 1949 की जून में एक मीटिंग होती है, हम कहें जून 1949 को एक मीटिंग होती है दिल्ली में। यह मीटिंग नेहरू, पटेल व शेख अब्दुल्ला के बीच होती है और इस मीटिंग में तय किया जाता है कि कश्मीर का विलय तो भारत के साथ हो चुका है, परंतु जनमत संग्रह की बात है और जनमत संग्रह तब होगा जब पाकिस्तान अपनी सेना एलओसी से पीछे ले जाएगा, वह फिर भारत अपनी सेना पीछे ले जाएगा और फिर स्थिति सामान्य होने के बाद जनमत संग्रह होगा। परंतु यह कंडीशन है इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सेना पीछे आज तक नहीं ले पाया है और ना ही भारत ने अपनी सेना हटाई, इसलिए आज तक वहां पर जनमत संग्रह नहीं हो पाया। इसी मीटिंग में नेहरू और पटेल ने शेख अब्दुल्ला को समझाया कि जम्मू कश्मीर को अब हम भारत के संविधान में स्थान देना चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान नवंबर 1926 में कुछ आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था और ये जून 1949 की बात है। तो शेख अब्दुल्ला नेहरू जी को इसकी सहमति दे देते हैं और नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू होता है, उससे पहले जम्मू कश्मीर को भी भारत के संविधान में स्थान दे दिया गया था। इसके लिए भारत की संविधान सभा में जम्मू कश्मीर के 4 प्रतिनिधियों को चुना गया था विशेष प्रस्ताव के द्वारा, और ये 4 जम्मू कश्मीर के सदस्य
थे। एक शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मसूदी व मोतीराम बागड़ा। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर से भारतीय संविधान सभा में ये 4 मेंबर चुने गए थे विशेष प्रस्ताव के द्वारा। इन्होंने भारतीय संविधान सभा में अपना पक्ष रखा और जो जो बात इनको जम्मू कश्मीर के संबंध में मनवानी थी वो बात इन्होंने यहां पर रखी। इनकी बातों और संविधान सभा ने मिलकर एक एक्ट बनाया 306 ए। बाद में यही 306 जब फाइनल किया गया तब 370 में बदल गया। यानी कि आपसे कोई पूछे कि 370 का प्रारंभ में जब इस पर विचार किया जा रहा था तो क्या नाम था, तो आर्टिकल 306 ए इसका नाम था। अंबेडकर जी चूंकि पारोपण समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने नेहरू से बड़ा विरोध किया कि वो 370 धारा को भारतीय संविधान में स्थान नहीं देंगे, क्योंकि वो किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। परंतु नेहरू पटेल के आग्रह पर उन्होंने 370 धारा को संविधान में स्थान दे दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। वह उस संविधान में आर्टिकल 370 भाग 21 में आता है। भाग 21 में 369 से लेकर 292 तक अनुच्छेद है, जिसमें 370 भी आता है। और इस भाग का नाम है अस्थायी संक्रमणकारी उपबंध। परंतु आज वर्तमान के संविधान में आप इसको पढ़ोगे तो इसका नाम आप पढ़ोगे अस्थायी संक्रमणकारी एवं विशेष उपबंध, क्योंकि 1962 में नागालैंड भारत में सम्मिलित होता है तो उनको 371 आर्टिकल के तहत जोड़ा जाता है। नागा जाति के लोग नेहरू जी से प्रश्न करते हैं कि 371 भारत के संविधान में भाग 21 में आता है और जिसका नाम अस्थायी संक्रमणकारी उपबंध है, यानी कि आप में अस्थायी वाले अनुच्छेदों में रख रहे हैं। तो नेहरू जी ने उनके विशेष आग्रह पर इसका नाम अस्थायी संक्रमणकारी विशेष उपबंध कराया और आर्टिकल 371 ऐसा ही एक विशेष उपबंध है जो नागालैंड पर आज भी लागू होता है। इस प्रकार अब हम आर्टिकल 370 को थोड़ा देख ले, क्योंकि कई बार मुख्य परीक्षाओं में यह प्रश्न बना रहता है। 370 अनुच्छेद। आर्टिकल 370 में 3 उपबंध है। 370 1, 370 2 और 370 3। ठीक से समझिएगा। हालांकि वर्तमान में 370 संविधान से हट चुका है, परंतु परीक्षाओं में इनसे प्रश्न अभी भी आ सकते हैं। और हम तो पढ़ ही कश्मीर का इतिहास रहे हैं, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है कश्मीर के संदर्भ में। तो आर्टिकल 370 1 में भी 4 कंडीशन है, ए, बी, सी और डी। यानी कि आर्टिकल 370 का
जो एक है उसके अंदर भी 4 उपबंध हैं, A, B, C, D। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीजें समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास में पूरी तरीके से राजनीति आ गई है। तो 370 एक ए कहता है कि जम्मू कश्मीर पे आर्टिकल 238 लागू नहीं होगा। धारा 370(1) का ए जो उपबंध है वो कहता है कि जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 238 लागू नहीं होगा। यहां पर हम अनुच्छेद 238 को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान जब लागू होता है तब उसमें 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। ये राज्य संविधान के भाग 6 के राज्य, भाग 7 के राज्य, भाग 8 के राज्य व भाग 9 के राज्य। भाग 6 के राज्यों के लिए जो अनुच्छेद थे वो थे 152 से 237 जो आज भी है, और भाग 7 में मात्र एक अनुच्छेद था 238। भाग 8 में 239 से 242 तक अनुच्छेद थे, और भाग 9 में मात्र एक अनुच्छेद 243 था। तो इस प्रकार 1950 तक भारत में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। भाग 6 में वह राज्य हुआ करते थे जो भारत शासन अधिनियम 1935 में सूचीबद्ध थे, जैसे बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो 1935 के सूचीबद्ध राज्य बंगाल, पंजाब, बिहार आप लोग लिखते रहिएगा। भाग 7 में उन राज्यों को स्थान दिया गया जो राजवंश बड़े जिद्दी व हठी किस्म के थे। उन्होंने कुछ विशेष सुविधाएं मांगी, जैसे हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान व जम्मू कश्मीर को भी 238 में सम्मिलित किया गया। भाग 8 में उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी एक राज्य का दर्जा हुआ करता था, उनको रखा गया, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, पेक्सू आदि। भाग 9 में उस समय मात्र एक ही राज्य हुआ करता था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। तो हमको बात करनी है इस भाग 7 की। ऐसे राजवंश या ऐसे राज्य जिनको विशेष सुविधाएं दी गई थी, उनमें जम्मू कश्मीर भी था, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको वर्ष 1956 में भारतीय संविधान में 7वां संशोधन कर, यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया। पटेल का देहांत वर्ष 1950 में हो जाता है, और 1950 के बाद यह महत्वपूर्ण कार्य कि जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया था, वह नेहरू ने 7वां संविधान संशोधन कर 1956 में ही खत्म कर दिया था। यानी कि यह 238 1956 से जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त नेहरू जी ने सिर्फ भारत में अब 2 प्रकार के राज्यों को रहने दिया, एक मुख्य राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश। बाकी सभी को इन्हीं में समाहित कर दिया गया। अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। वह आर्टिकल 243 पंचायती राज, नगर निकाय व सहकारी समितियों से संबंधित है, जो अब खींचकर बहुत बड़ा कर दिया गया है। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल 238 को देख लिया। अब हम बात करते हैं 370(1)(b) धारा 370(1)(b) में जो कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पर भारत की संसद का
कितना अधिकार होगा। 370 एक बी में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य पर भारतीय संसद का कितना अधिकार होगा। तो इसमें कहा गया है कि रक्षा, विदेश व संचार, इन 3 विभागों में भारतीय संसद जम्मू कश्मीर में कानून बना सकती है, अन्य पर नहीं। यदि अन्य पे बनाना हो तो राष्ट्रपति का आदेश निकालना होगा, और राष्ट्रपति आदेश तभी निकाल पाएगा जब जम्मू कश्मीर की सरकार उनको सहमति प्रदान करेगी। तो ये है 370 एक बी। इसके अतिरिक्त हम 370 एक सी को देखें, जिसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के मात्र 2 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पे लागू होंगे, और वो 2 अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 व अनुच्छेद 370। यानी कि जम्मू कश्मीर पर मात्र भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद लागू होते हैं। धारा 370 एक सी में एक बात कही गई। इसके बाद हम 370 एक डी को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 व 370 के अतिरिक्त कोई अन्य अनुच्छेद यदि जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू करना हो तो इसके लिए राष्ट्रपति का आदेश निकालना होगा। यह आदेश जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से ही निकल पाएगा। तो राष्ट्रपति का आदेश, परंतु जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श के बाद। तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद 370 के 1 के उपबंध A, B, C, D को समझा। हमने देखा 1 में 238 अनुच्छेद लागू नहीं होगा। बी में हमने देखा भारत की संसद का जम्मू कश्मीर पर कितना अधिकार होगा, और 3 में हमने देखा अनुच्छेद 1 व 370 ही भारतीय संविधान का जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। वह डी में हमने देखा कि अगर इसके अतिरिक्त कोई और अनुच्छेद हमें लागू करना है तो राष्ट्रपति का आदेश निकालना होगा, जो जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से निकलेगा। इसके बाद हम बात करें 370(2), इसमें जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का उल्लेख किया गया है, और 370(3) में कहा गया है कि 370 अनुच्छेद को भारतीय संविधान से कैसे हटाया जाए, इसके लिए राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा, व यह आदेश जम्मू कश्मीर राज्य की सिफारिश के बाद ही निकलेगा। अभी 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसी आर्टिकल 370(d) का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर राज्य से 370 अनुच्छेद को हटा दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है आपकी आगामी परीक्षाओं में। यहां पर हम राष्ट्रपति का आदेश शब्द कई बार सुन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर प्रथम राष्ट्रपति का आदेश 1950 में निकला। तो 1950 में पहला राष्ट्रपति आदेश निकला जम्मू कश्मीर के लिए। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन या चुनाव कर लिया गया। 1951 में
अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का चुनाव हुआ। वह 5 नवंबर 1951 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई। इन्होंने भी भारत के संविधान की तरह जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने में एक लंबा समय लिया। वह 26 नवंबर 1956 में यहां का संविधान लागू कर दिया गया। इस संविधान में 13 भाग, 7 अनुसूचियां व 158 अनुच्छेद है। यहां पर थोड़ी बात हम जम्मू कश्मीर के संविधान की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है। इसके बाद यहां के अनुच्छेद 3 में लिखा है कि जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। अनुच्छेद 5 की बात करें तो यहां पर अवशिष्ट शक्तियां जम्मू कश्मीर राज्य के पास है, जबकि भारत के दूसरे राज्यों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। आर्टिकल 6 से लेकर 10 तक जम्मू कश्मीर की स्थायी नागरिकता पर बात करता है। स्थायी नागरिकता पर बात करता है। आर्टिकल 92 बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की बात करता है। आर्टिकल 92 और यहां पर राज्यपाल शासन अधिकतम 6 माह का लग सकता है। जम्मू कश्मीर में इसके अतिरिक्त हम और बात करें तो यहां पर मात्र एससी को आरक्षण दिया जाता है, एसटी को नहीं। यहां पर विधान परिषद में 36 सदस्य थे व विधान सभा में 111, परंतु 24 सीटें यहां पर खाली छोड़ दी जाती थी, क्योंकि पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें ये 24 सीटें हैं। जब वह भारत में सम्मिलित होगा तब यहां पर भी चुनाव कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट को सिर्फ मूल अधिकारों पर रिट जारी करने का अधिकार है, अन्य मामलों पर नहीं। जबकि भारत के अन्य राज्यों की हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के अतिरिक्त भी रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जम्मू कश्मीर के संविधान को लेकर। 1951 की घटनाओं को समझने के बाद 1952 में कश्मीर के इतिहास में क्या होता है उसको हम समझते हैं। 1952 में दिल्ली समझौता कश्मीर को लेकर होता है, जिसमें नेहरू व शेख अब्दुल्ला के बीच कश्मीर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे शेख अब्दुल्ला ने मांग की कि कश्मीर में राज्यपाल का पद सदरे रियासत के नाम से जाना जाएगा व मुख्यमंत्री का पोस्ट वजीर ए आजम शब्द का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को समझाने का प्रयास किया कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, परंतु शेख अब्दुल्ला नहीं माने। वह दिल्ली समझौता 1952 में हुआ। अब हम बात करते हैं 1953 की। 1953 में जम्मू कश्मीर के सदरे रियासत थे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह राजा हरि सिंह के पुत्र हैं,
जो जम्मू कश्मीर के सदर रियासत यानी कि राज्यपाल है, वह वहां के वजीर आजम शेख अब्दुल्ला है। कर्ण सिंह ने 1953 में शेख अब्दुल्ला की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण सरकार को हटा दिया व यहां पर 1953 से ही 1975 तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार रही, यानी कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार है। उस समय कांग्रेस के यहां पर मुख्यमंत्री थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। जम्मू कश्मीर के शेख अब्दुल्ला के बाद बनने वाले मुख्यमंत्री, जिस समय इसको वजीर आजम कहा जाता है। 1953 में ही शेख अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया जाता है और एक लंबे समय तक शेख अब्दुल्ला अब नजरबंद रहेंगे। अब हम बात करते हैं 1954 की। 1954 में जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें 14/5/1954 को एक राष्ट्रपति आदेश जारी होता है। राष्ट्रपति आदेश जारी होता है। इस राष्ट्रपति आदेश में जम्मू कश्मीर को एक विशेष उपबंध प्रदान किया जाता है, जिसे हम 35A के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान 35A कहीं नहीं लिखा है। अगर आपको 35A को पढ़ना है तो आपको भारतीय संविधान नहीं, राष्ट्रपति का आदेश 1954 देखना होगा। इसी में 35A के विषय में बतलाया गया है। अनुच्छेद 35 की हम बात करें तो यहां हमारे संविधान के भाग 3 में आता है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद 13 विधि से संबंधित है। 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकारों के विषय में बताया गया है। वह 33 पुलिस व सेना के मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जबकि 34 मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन की बात करता है। अब हम बात करें आर्टिकल 35 की, तो आर्टिकल 35 में लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए या मौलिक अधिकारों के पक्ष के लिए कोई कानून बनाने के लिए संसद उसको शक्ति प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के पक्ष में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर को 35A विशेष उपबंध प्रदान किया गया है। इस 35A में जम्मू कश्मीर को विशेष सुविधाएं दी गई, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का कोई भी व्यक्ति जीवन भर में रहे तो वह जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जैसे उनकी जमीन कोई और व्यक्ति नहीं खरीद सकता। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में नौकरी कर सकता है, परंतु जम्मू कश्मीर में वहां के नागरिक के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर की स्त्री दूसरे राज्य में विवाह नहीं कर सकती है। अगर उसने विवाह किया है तो उसके पुत्र व उसको संपत्ति के अधिकार से मुक्त कर दिया जाएगा। परंतु 2002 में जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने इस बात को हटा दिया है, क्योंकि ये नारी उत्पीड़न से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने 35A को भी समझने का थोड़ा प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे इसके बाद की प्रमुख घटनाओं पर।
इसके बाद 1959 में जम्मू कश्मीर के संविधान में प्रथम या पहला संशोधन होता है। यह संविधान संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू कराते हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण संस्था को जम्मू कश्मीर पर लागू कर दी जाती है, यानी कि भारत का चुनाव आयोग अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराएगा। और यह बात कही गई थी जम्मू कश्मीर के पहले संविधान संशोधन में। इससे पहले जम्मू कश्मीर के चुनाव भारत का चुनाव आयोग नहीं कराता था। इसके बाद हम बात करें 1962 की। 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। इस युद्ध में भारत की पराजय होती है। वह राधा कृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो नेहरू की नीतियों से बहुत खिलाफ रहते हैं। 1964 में एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन कराते हैं और वहां पर 356 भारतीय संविधान का 356 अनुच्छेद लागू करा देते हैं। आप जानते हैं 356 आपातकाल से संबंधित है। इसी वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की मई 1964 में मृत्यु हो जाती है। मई 1964 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान में एक और संविधान संशोधन कराते हैं और यहां से सदर रियासत व वजीर ए आजम के नाम को परिवर्तित कर राज्यपाल व मुख्य मंत्री करवा देते हैं। और आज वर्तमान में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल होता है, वह वहां का राज्य का चुना हुआ नेता मुख्यमंत्री होता है। तो इस प्रकार 1965 में यह कर दिया गया। 65 में ही भारत का युद्ध पाकिस्तान से होता है। इस युद्ध में भारत की विजय होती है व इस युद्ध के कुछ समय बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है और 1965 के बाद देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंदिरा गांधी। तो 1965 से आगे का सफर यानी कश्मीर के इतिहास की बात हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।